बच्चों हम लोग ड्रा कर लेते हैं कर्व को। यहाँ पर कर्व करने से पहले देखते हैं एंडोथर्मिक कैसे बनेगा। यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल एनर्जी का कर्व लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप इसकी रिएक्टिविटी का ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या होगा, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। तो ये बिना एंजाइम की तुलना में इस तरीके से आ जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करते हुए देन यहाँ पर प्रोडक्ट दे देगा, ठीक। ये सबस्ट्रेट था, ये पोटेंशियल, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर आपको हीट लगानी पड़ी हुई है, इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। यहाँ हीट लगा करके एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कराया गया है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट को पाया गया है। नेक्स्ट, ये विदाउट एंजाइम किया गया है बच्चों, ये भी जान लीजिए, इट इज विदाउट एंजाइम। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है बच्चों, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी गैप। ये एक्टिवेशन एनर्जी गैप है। अब यही कर्व सिमिलर यहीं से शुरू होगा विद एंजाइम। अगर विद एंजाइम हम लोग देखें यहाँ से, तो ये कर्व ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ से और इस तरीके से जाएगा और डाउन होकर के ऐसे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ देखिए एनर्जी लेवल को, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया अगेन एंजाइम। तो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, वहां पर एंजाइम क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करने का काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी डाउन होने से ही ये सारे फंक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ जिन चीजों को मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है कि किस तरीके से आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, आपने दो चीजें देखी यहाँ कि एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड पी। देखिए सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी का काफी ज्यादा गैप है। अगर हम पहले वाले ग्राफ की बात करें यहाँ पर, तो देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल से काफी ज्यादा डाउन है बच्चों, नीचे की ओर है। यहाँ बताया जा रहा है कि द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, P is at lower level than S. The reaction is an exothermic बच्चों। इसलिए ये वाली जो रिएक्शन, जो पहला कर्व आपकी बुक में दिया गया है, ये वाला ग्राफ को देखेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कर्व है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल बच्चों डाउन है सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर आपको हीट मिलेगी ही मिलेगी, आपको हीट देने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। हाउएवर यहाँ पे अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात कर लें यहाँ पे, तो एंडोथर्मिक की बात करने पे क्या पता चलता है, वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वरना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन या एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्शन लेंगे तो सबस्ट्रेट हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट। एक बात समझ लीजिए बच्चों, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी वाले कर्व को एक यहाँ पे लेवल को पार करना ही पड़ेगा। और इस लेवल को पार करने को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को इसको क्रॉस करना ही होगा। दोनों में ये बात बोली गई है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट, एवरेज एनर्जी यानी जो सबस्ट्रेट के पास है, द डिफरेंस एवरेज एनर्जी कंटेंट फॉर ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो, और एवरेज एनर्जी जो सबस्ट्रेट के पास है, उन दोनों का गैप बच्चों बनाता है एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ एंजाइम क्या करता है, एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है, इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर। और वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में इजीली पहुंचा देता है, जिससे सबस्ट्रेट इजीली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैसे काम करते हैं ये हमें जानना है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। प्रत्येक एंजाइम के पास हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसकी साइट को बच्चों क्या बोलते हैं, हम लोग इसकी साइट को बोल रहे करते हैं एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट कहाँ पाई जाती है, पॉकेट्स में या क्रिवाइसेस में, इन इट्स मॉलिक्यूल्स, सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। बच्चों सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम के साथ फिट हो जाता है और यहाँ पे एक ES कॉम्प्लेक्स देता है। ये ES कॉम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है बच्चों, थोड़ी देर के लिए बनता है, डिसोशिएट हो जाएगा बाद में। यहाँ से होगा क्या कि ये एनर्जी सबस्ट्रेट जो है आगे चल के एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। देन यहाँ से बच्चों
एंजाइम फ्री हो जाएगा बिना किसी चेंज के, और सबस्ट्रेट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो डिसोशिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड द अनचेंज एंजाइम, देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि एंजाइम कैसा रहता है, अनचेंज ही रहता है विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ईपी। द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना एसेंशियल है कैटालिसिस रिएक्शन का होने के लिए। कैटालिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें एंजाइम की हेल्प से रिएक्शन कराई जाती है बच्चों। जैसे यहाँ पर एंजाइम लिया गया है एंड सबस्ट्रेट लिया गया है, इनके मिलने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये फिर ट्रांजिशन में चला गया, ट्रांजिशन में गया तो इसने बनाया बच्चों एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम बच्चों अलग हो गया जो कि इसमें अनचेंज रहा, एंड प्रोडक्ट भी बच्चों अलग हो गया। अब ये एंजाइम जो फ्री हुआ है ये अगेन बच्चों यहाँ से सबस्ट्रेट को पकड़ सकता है और देन सबस्ट्रेट को फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देगा। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि कैसे एंजाइम ने काम किया, तो देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट, सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव स्टेट। चलिए इसको बना करके देखते हैं। जिससे मान लीजिए एंजाइम है बच्चों, ये हमारा एंजाइम है यहाँ पे, और इसमें आकर के सबस्ट्रेट इस तरीके से फिट हो जाता है बच्चों, ये हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है कि सबस्ट्रेट आता है एनर्जी एंजाइम के पास और जाकर के वो फिट हो जाता है। नाउ द बाइंडिंग साइट ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। अब जैसे ही बाउंडिंग होगी बच्चों वैसे ही एंजाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो क्रिवाइसिस है, क्रिवाइसिस बहुत अच्छे से इसको फिट कर लेगी, सबस्ट्रेट को अपने पॉकेट में फिट होने देगी, उसकी वजह से इसका शेप थोड़ा सा अल्टर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के अराउंड तेजी से बहुत मजबूती से इसको बांध लेगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पर एक्टिव साइट जो है बच्चों सबस्ट्रेट के साथ बहुत ज्यादा पास में है, बहुत अच्छे से संबंध में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी केमिकल बॉन्ड की, या केमिकल बॉन्ड का बनना भी शुरू हो सकता है सबस्ट्रेट के, एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स था बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स ईपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बहुत 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 रैपिड होगा बच्चों। जितनी तेजी से हम लोग पढ़ रहे हैं ना उतनी गति से नहीं, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ही तेजी से कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। फिर क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा, एंजाइम अगेन जाकर के सबस्ट्रेट को पकड़ सकता है। तो इस तरीके से एंजाइम हमारे वर्क करते हैं, इसको आपने पढ़ा। अब नाउ अगेन आता है कि कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में देखना है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को अफेक्ट करने वाले हैं जो कि उसके चेंज इन कंडीशन में अल्टर कर देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को बच्चों, है ना। चेंज इन कंडीशन देखें तो वो क्या करते हैं, दैट इज प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, फैक्टर टर्शरी स्ट्रक्चर को मेनली प्रभावित कर देते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या आते हैं, पहला है बच्चों टेम्परेचर, दूसरा है आपका पीएच बच्चों देखिए, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन घटाने या बढ़ाने पे, और चौथा आपका आता है किसी इनहिबिटर का स्पेसिफिक केमिकल का आने पे ये रेगुलेट कर देते हैं एक्टिविटी को। नेक्स्ट, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक फैक्टर के बारे में। तो ये टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में देखते हैं। टेम्परेचर पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है एंजाइम को। एंजाइम जनरली फंक्शन करते हैं एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में एंड पीएच में। से फॉर अगर मैं बात करूं कि 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, या कह दे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, वो बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम काम करते हैं। इसी तरीके से अगर पीएच की बात करें तो पीएच में भी एक नैरो रेंज ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ से 4 से लेके 7 के बीच पीएच में बहुत अच्छे से काम करते होंगे। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ पीएच। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच को ही बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। जैसे यहाँ पे 30 से 35 का मानक लिया है तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाएगा। 4 से 7 पीएच का मानक यहाँ पे लिया है तो ये ऑप्टिमम पीएच का मानक हो जाएगा बच्चों। एक्टिविटी की देखें एंजाइम की, तो अगर इसके ऊपर जाएगा बच्चों 35 से 40 के बीच, या 35 से ऊपर जाएगा तो एक्टिविटी गिर जाएगी। इसी तरह 30 से नीचे आएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी गिर जाएगी। यहाँ पर भी 7 से ऊपर जाएगा तो एक्टिविटी गिर जाएगी, 4 से नीचे आएगा तो भी एक्टिविटी गिर जाएगी। तो लिखा हुआ एक्टिविटी डिक्लाइन करती है बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है एंजाइम को टेम्पररी बच्चों,
अगर लो टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा, एंजाइम जो है प्रिजर्व कर लेगा अपने आप को, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, अब ये काम नहीं कर रहा होगा वहां पे। लेकिन दोबारा अगर आप टेम्परेचर फिर से दे देंगे तो काम करने लगेगा। लेकिन इसके उल्टा अगर हम लोग करें, इसको केवल और केवल हाई टेम्परेचर देना चाहें, अगर आप हाई टेम्परेचर देते चले गए 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लगातार ऊपर टेम्परेचर बना हुआ है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो इसकी है वो बच्चों डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर्ड होती है। प्रोटीन कैसी हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है बाई हीट। तो हीट लगने से प्रोटीन डीनेचर्ड होती है, ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पे असर डालता है। तो बात करते हैं इनिशियल फेज की। इनिशियल फेज में क्या होगा, अभी आपने सबस्ट्रेट लिया है और साथ में एंजाइम लिया है, अब ये प्रोडक्ट में बच्चों कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में आपने सबस्ट्रेट को बढ़ाया, जब सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो आपको मिला क्या कि रेट भी बढ़ गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, तो आपको टाइम के साथ प्रोडक्ट मिलता चला जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि ये जो रेट है दैट इज मैक्सिमम कह सकते हैं, वी मैक्स हो जाएगा, जहां पे ये रेट मैक्सिमम हो रहा होगा, प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बन रहा होगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी भी सबस्ट्रेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, रिएक्शन में सबस्ट्रेट को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब रेट बच्चों बढ़ेगा नहीं, वी मैक्स के आगे रेट नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। क्यों नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि बच्चों अगर हम लोग सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं, सबस्ट्रेट ज्यादा होते हैं बच्चों, एंजाइम के मॉलिक्यूल कम होते हैं। ये सबस्ट्रेट जा करके यहाँ पर एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं, ये भी आपने पढ़ा। तो यहाँ पर धीरे धीरे होगा क्या कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट में फिट होते रहेंगे। अब चूंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल फीवर होते हैं इसलिए सारी एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाएंगी, मतलब फिलअप हो जाएंगी, अब कोई भी एक्टिव साइट बाकी नहीं बचेगी। इस वजह से आगे कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनने पाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ना बनने से अगेन कोई आगे प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, इसलिए अब रेट चेंज नहीं हुआ होगा। ये सारी बातें इसी में लिखी हुई हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, ठीक है। पहले रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, फिर रिएक्शन अल्टीमेटली रीच कर जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी पे, इसे बोलते हैं बच्चों वी मैक्स। वी मैक्स के आगे ये फर्दर आगे नहीं जा सकती, चाहे आप कितना भी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ा लें बच्चों, कितना भी आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इसका रेट वी मैक्स के आगे नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स फ्यूअर होते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की तुलना में। आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल there are no free enzyme molecule to bind with the additional substrate molecules। देखिए वही रीजन सारे स्पष्ट कर रही है एनसीईआरटी भी। The activity of enzyme is also sensitive to presence of specific chemical that bind to the enzyme। और बच्चों एक बात और एनसीईआरटी कह रही है कि यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी सेंसिटिव होती है कुछ केमिकल्स को लेकर के। ऐसे केमिकल्स को बच्चों इनहिबिटर्स कहते हैं। तो उन चीजों को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये ग्रोथ कर्व देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी को बच्चों वाई एक्सिस पे लिया गया है, ये एंजाइम की एक्टिविटी वाई एक्सिस पे है। तो अगर यहाँ मैं शून्य मान लूँ कि यहाँ शून्य पे है तो ये बढ़ते 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 यहाँ पे बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी देखिए, इस लेवल को चेक करिए, इस लेवल पे क्या है बच्चों, हाईएस्ट एक्टिविटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हाईएस्ट एक्टिविटी दिख रही है और ये पीएच है बच्चों। पीएच मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए, यहाँ पे 6 मान लीजिए और यहाँ पे 7 मान लीजिए, इस तरीके से। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें बीच से, ऐसे इसको ऐसे डाल दीजिए यहाँ पे तो समझ में आएगा कि 4 से 6 या 4 से 7 के बीच की जो पीएच है वहां पर एक्टिविटी बच्चों मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कर्व है। लेकिन अगर हम इधर शिफ्ट होते हैं इसके या इधर शिफ्ट होते हैं तो ये कर्व बच्चों डिक्लाइन कर जाता है। ये देखिए डिक्लाइन कर रहा है, पीएच कम करने पे भी डिक्लाइन कर रहा है और पीएच बढ़ाने पे भी बच्चों ये डिक्लाइन कर रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे पीएच है। नाउ बच्चों टेम्परेचर के बारे में भी यही सत्य है, यहाँ पर इसकी एक्टिविटी है इस ओर और इधर टेम्परेचर है। सिर्फ और इधर हम लोग ले लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखेंगे आप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसकी एक्टिविटी बच्चों मैक्सिमम है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट इसने कर्व अचीव कर लिया है। लेकिन अगर 30 से मैं कम करता हूँ तो देखिए एक्टिविटी बच्चों डाउन होने लगती है। अगर ऊपर 30-40 से ऊपर जाता हूँ तो भी एक्टिविटी एंजाइम की डाउन होने लगती है। ये कर्व में समझाया गया है, ठीक है।
ओके बच्चों, यहाँ पे फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इस कर्व के बारे में क्या समझाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दी गई है और यहाँ दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन, या बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी बस क्या है, डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन पता है हमें कि ये एक ही डायरेक्शन में हो रही होगी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब ध्यान पूर्वक देखिए इस कर्व को, यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ रेट 0 है बच्चों, फिर क्या किया आपने, सबस्ट्रेट को थोड़ा सा बढ़ाया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम इधर बढ़ा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, सबस्ट्रेट में थोड़ा मैंने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, यहाँ पर रेट बच्चों बढ़ गया। फिर आपने सबस्ट्रेट को थोड़ा सा और बढ़ाया होगा तो रेट और बढ़ गया होगा, फिर आपने सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो रेट और इंक्रीज हो गया, फिर आपने सबस्ट्रेट को बच्चों बढ़ाया तो रेट और इंक्रीज हुआ, फिर सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो रेट इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर करते करते आपने सबस्ट्रेट को इतना बढ़ा दिया, रेट अब जाकर के जब इसने मैक्सिमम हो गया, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहा होगा, रेट मैक्सिमम हो गया। अब आप सबस्ट्रेट को कितना भी ज्यादा बढ़ा लीजिए, ये कर्व ऐसे ही रहने वाला है, इसके ऊपर नहीं जाएगा बच्चों, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे कर्व कैसा हो गया है, ये कर्व कांस्टेंट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर सारी की सारी जो एक्टिव साइट है बच्चों एंजाइम की, वो सैचुरेट हो गई हैं। क्या हो गई है बच्चों, सैचुरेट हो गई हैं, दैट इज वो फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर सारी एक्टिव साइट फिल हो गई हैं, इसलिए अब कोई भी एक्टिव साइट बची नहीं, इसलिए अब कोई भी रेट आगे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। एक टर्म यहाँ पर आ रहा है बच्चों, Km वैल्यू। व्हाट इज द Km वैल्यू, ये Km वैल्यू किससे लिंक करती है बच्चों, Km वैल्यू लिंक करती है सबस्ट्रेट के लिए। Km वैल्यू क्या है, it is the value of substrate for the concentration in which the rate increase at the Vmax by 2। क्लियर है, यानी सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पर रेट हाफ हो जाता है, दैट इज मैक्सिमम का हाफ, आधा यानी हो जाता है ना, फुल है Vmax बाई मैक्सिमम Vmax है, Vmax का आधा अटेन कर लेता है, हाफ ऑफ Vmax अटेन कर लेता है, उस पॉइंट को Km वैल्यू कहते हैं। ये Km वैल्यू सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग Km वैल्यू रिएक्शंस में नजर आती है। तो Km वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसके लिए रिएक्शन बच्चों क्या करती है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन का हाफ अटेन कर लेती है। तो आई होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सेक्शन पे मुड़ जाते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ कि ये क्या बताया गया, पीएच के इफेक्ट के बारे में, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में एंजाइम एक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है वो बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अलग सेक्शन में ले चलता हूँ मैं, आपको क्या इनहिबिटर के बारे में मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं पूरी तरीके से। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों इनहिबिशन, और ऐसे केमिकल को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनहिबिटर। जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ एक जैसे दिखता है, तो ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। मान के चलिए ये जैसे एंजाइम है, यहाँ पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट अभी इजीली इसमें जाकर के फिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक इनहिबिटर मौजूद है, इसकी भी शक्ल बच्चों सबस्ट्रेट जैसी ही दिखती है, तो ये सबस्ट्रेट को फिट नहीं होने देगा। ये अगर एंजाइम इस तरीके से है, ये जाकर के खुद फिट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक्टिव साइट टाइट हो जाएगी, इसके साथ लिंक कर जाएगी। अब सबस्ट्रेट बेचारा घूमता रहेगा कि भैया मुझे फिट होने की तो जगह ही नहीं मिली, तो यहाँ पर इनहिबिटर ने क्या किया, सबस्ट्रेट से कंपटीशन कर लिया और इस कंपटीशन में जीत गया है। इसने एक्टिव साइट के साथ अपने आप को बांध लिया है, इसकी वजह से अब एक्टिव साइट खाली नहीं है, तो एंजाइम वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल नहीं पाएगा। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर कॉम्पिटिट करता है सबस्ट्रेट के साथ फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर फलस्वरूप देखें तो क्या होता है, कंसिक्वेंटली सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन कर जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है, एक एंजाइम होता है बच्चों हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ध्यान से सीखिएगा बच्चों, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसके सबस्ट्रेट का नाम है बच्चों हमारे पास, ये जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पे, ये इसका सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सक्सिनेट।
आपकी पुस्तक में सक्सीनेट दिया गया है, तो सक्सीनेट इसका सबस्ट्रेट है, यानी अगर सक्सीनेट आएगा तो रिएक्शन होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आगे प्रोडक्ट भी बन सकता है, नो प्रॉब्लम बच्चों। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एक होता है मैलोनिक एसिड या बोल सकते हैं मैलोनेट। मैलोनेट रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका सक्सीनेट जैसा ही दिखता है। तो अब ये मान के चलिए कि सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का ये एंजाइम लगा हुआ है यहाँ पर मैलोनेट पहले ही आकर के ऐसे फिट हो जाएगा इसकी एक्टिव साइट के साथ, मैलोनेट फिट हो जाएगा तो सक्सीनेट को यहाँ पर जगह नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से होगा क्या कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी और जो आपको प्रोडक्ट रिएक्शन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलने पाएगा। ठीक है, इट इज द इनहिबिटर रिएक्शन। तो लिखा हुआ है इनहिबिशन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय द मैलोनेट, आपको याद रखना चाहिए, which closely resemble the substrate succinate in structure. Such competitive inhibitor are often used in the control of bacterial pathogen. Very important line बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल हमें कहाँ दिखता है, बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने में मिलता है। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये किसी की बॉडी है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें बैक्टीरिया आ गया छोटा सा। अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया, ये इसकी गट में जाता है, यहाँ कहीं पर इसकी गट में कोई एंजाइम इस तरीके से रिलेटेड है, यहाँ पर बैक्टीरिया ने एक सबस्ट्रेट बना लिया बच्चों। ठीक, ये सबस्ट्रेट जाकर के बच्चों इस एंजाइम में फिट हो जाता है और एंजाइम में फिट होते ही ये ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बच्चों EP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और EP कॉम्प्लेक्स बनते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो बैक्टीरिया ने ये प्रोडक्ट बनाया है यही आपको सिम्टम दे रहा है डिजीज के। अब वो डिजीज के सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए इस बच्चे को फीवर आ रहा है या इसके पेट में दर्द होने लगा या अनदर कोई सिम्टम्स इसको हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब ये बच्चा जाएगा बच्चों डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इसको बच्चों मेडिसिन दे दी। अब जो मेडिसिन में कंपाउंड छुपा हुआ है वो हूबहू बैक्टीरिया के सबस्ट्रेट से नकल करता है, ये बैक्टीरिया का सबस्ट्रेट है और ये जो आपने मेडिसिन खाई है ये उसका इनहिबिटर कंपाउंड है, ये उसकी नकल करता है। अभी तक क्या हो रहा था, बैक्टीरिया का सबस्ट्रेट जाकर के एंजाइम में फिट हो रहा था और प्रोडक्ट बना करके आपको डिजीज कॉज कर रहा था। अब होगा क्या यहाँ पे कि आपने मेडिसिन ली, इनहिबिटर ले लिया, ये इनहिबिटर जाके फिट हो जाएगा एंजाइम में और अब ES कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देगा, उसकी वजह से EP कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, उसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डिजीज के सिम्टम्स आपको नहीं आने पाएंगे। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रोकने का बहुत अच्छा तरीका है, इसी से हम लोग रोक सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पे भी आधारित है बच्चों, ये एडवांस मेथोडोलॉजी है। जैसे जैसे रिसर्च और आगे होती जा रही है और हम लोग मेथड को देखते जा रहे हैं कि पैथोजन से कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर नाम कैसे दिए जाते हैं एंजाइम के, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है देखेंगे। थाउजेंड ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं, आइसोलेट किए गए हैं और उनकी स्टडी की गई है। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड भी किए गए हैं डिफरेंट ग्रुप में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बच्चों आपको याद करना चाहिए कि हमने एंजाइम को जो क्लासिफाई किया है उसका बेसिस क्या है, बेसिस है टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, कौन सी रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स को देखा जाए तो 6 क्लासों में मुख्यतः हमने इनको डिवाइड किया है और इन 6 क्लासों के अंदर बच्चों 4 से लेके 13 तक सब क्लासेस हो सकती हैं और इनका नेम भी हम लोग अकॉर्डिंगली बाई 4 डिजिट नंबर के द्वारा देते हैं। ठीक, पहला बच्चों एंजाइम का यहाँ पे नाम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्साइडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम किस प्रकार की रिएक्शन को करेगा, एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है ऑक्साइडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, है ना। ऑक्साइडो रिडक्शन का मतलब है एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन कर रहे होंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट लेते हैं, एक S है दूसरा S डैश है, एक S का रिडक्शन कराइए तो वो रिड्यूस हो जाएगा, एक S का ऑक्सीडाइज कराइए तो ऑक्सीडेशन कराइए तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पानी भी ये हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांसफेरेज के बारे में। ट्रांसफेरेज क्या करता है, ट्रांसफेरेज करता है बच्चों ये कि वो ट्रांसफर करेगा ग्रुप,
ट्रांसफर करने का काम करता है। एंजाइम कैटालाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन, ग्रुप में अदर देन हाइड्रोजन होना चाहिए तभी। अब ग्रुप कुछ भी हो सकता है बच्चों, OH हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, क्लियर। जैसे मान के चलिए इस सबस्ट्रेट में ग्रुप था जी, Sg है और इसके साथ अनेदर हमारे पास सबस्ट्रेट आया S डैश। अब ये G जो है ट्रांसफर हो जाएगा S डैश पे। देखिए बच्चों यहाँ S खाली हो गया और G चला गया S डैश के साथ। तो ऐसा काम कौन करवा सकता है? ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम कराने में सक्षम होता है। तीसरी कैटेगरी बच्चों हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस का मतलब होता है जो हाइड्रोलिसिस करवाए, जो बॉन्ड तोड़वा दे, उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइज एंजाइम। एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बॉन्ड को तोड़वाए, ईथर के बॉन्ड को तोड़वा दे, पेप्टाइड के बॉन्ड को तोड़वाए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने में सक्षम हो, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़वा दे, कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़वा दे, या फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करवाए, तो ऐसे एंजाइम को हम लोग नाम देंगे बच्चों हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर हम लोग लाइएजेस की बात करते हैं तो ये लाइएजेस क्या करते हैं बच्चों? एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे, उसके अलावा कोई मैकेनिज्म करेंगे। उसमें क्या होगा बच्चों? ये लीविंग डबल बॉन्ड, ये अधिकतर लीव डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हमने ये एल्केन ले रखा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, तो बच्चों ये एल्केन ही है, इसमें XY ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपने कोई एंजाइम यूज किया हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ XY ग्रुप तो निकल गए। अब जब XY ग्रुप निकल गए बच्चों तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब इन्होंने बॉन्ड बना लिया है यहाँ पे तो 5 हो गया, लेकिन अभी वैलेंसी इनकी सेटिस्फाई नहीं है। इनके बीच बच्चों क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट हो चुका है डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आइसोमेरेज की बात करें बच्चों, आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा? इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स। यहाँ पर ये बच्चों एंजाइम इस प्रकार की रिएक्शन को कराते हैं कि इंटर कन्वर्जन कराते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का जियोमेट्रिक में, जियोमेट्रिक का पोजीशन में, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एंजाइम की वजह से। अनदर एंजाइम है बच्चों लाइगेजेस। लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है बच्चों? अभी तक आपने बॉन्ड ब्रेक करवाया है, अगर आपको बॉन्ड बनवाना है, ज्वाइन करवाना है, तो आप लाइगेज एंजाइम लगा दीजिए। एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को जोड़ने का ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे एंजाइम विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर के बीच बॉन्ड बनवाएगा, कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनवाएगा। तो यहाँ पर ये आपका खत्म हो गया बच्चों नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं तो को फैक्टर के बारे में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ चुका है 21st में। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक आप जान चुके हैं कि एंजाइम जो होते हैं अमीनो एसिड की इस तरीके की चेन होते हैं। अब एक एंजाइम में इस तरीके की एक से ज्यादा भी चेन हो सकती हैं। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट भी मौजूद होते हैं बच्चों। अब आपने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड की चेन होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी प्रोटीन प्राप्त होती है जहां पे नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट भी मौजूद होते हैं। इन्हें ही बच्चों हम लोग को फैक्टर कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है हीमोग्लोबिन बच्चों। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन +2 होता है बच्चों, इसे कहते हैं हीम पार्ट। एंड ग्लोबिन पार्ट आपका प्रोटीन है। ग्लोबिन पार्ट क्या है बच्चों? प्रोटीन पार्ट है। ये तो पूरी तरीके से प्रोटीन पार्ट है, लेकिन आयरन को देखें तो ये प्रोटीन पार्ट थोड़े ना है, ये बच्चों इसका को फैक्टर कहलाएगा इस केस में। आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली मोर एक्टिव। को फैक्टर जब बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ तो एंजाइम बच्चों और ज्यादा प्रभावित हो जाता है, वो उसकी मैकेनिज्म और अच्छे से होने लगती है। यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे पास अगर को फैक्टर है तो को फैक्टर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि एंजाइम काफी एफिशिएंटली काम कर सकता है। इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम बच्चों। तो यहाँ पर अगर को फैक्टर मौजूद है बच्चों इस तरीके से, को फैक्टर प्लस प्रोटीन है ना, को फैक्टर प्लस प्रोटीन, तो प्रोटीन वाले पार्ट को ही हम लोग बोला करते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? एपो एंजाइम बोलते हैं। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 प्रकार के आपको
कोफैक्टर दिखेंगे। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाइड, जैसे पहले में कौन से हो सकते हैं, पहले में हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। सेकंड में आपको को एंजाइम मिल जाएंगे, जैसे आप लोग मल्टीविटामिन वगैरह खाते हो तो वहां पे देखिएगा क्यू एंजाइम, इस तरीके से को एंजाइम के नाम से आपको मिलेगा। और तीसरे हो सकते हैं बच्चों मेटल के ग्रुप, मेटल के आयन, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो को फैक्टर 3 प्रकार के हो सकते हैं, वरना तो कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप आकर के लग जाए प्रोटीन के साथ, वरना कोई को एंजाइम अटैच हो जाए, या कोई मेटल का आयन अटैच हो जाए, इसे ही बोलते हैं। अब हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, कुछ नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एंजाइम। ये जब भी आएंगे बच्चों प्रोटीन वाले पार्ट से काफी अच्छे से लिंक होंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे पर ऑक्सीडेज प्रकार का एक एंजाइम है एंड कैटालेज नाम का एक एंजाइम है। इन दोनों में सबसे पहले ये देखें क्या करते क्या है, विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों ये H2O2 का ब्रेकडाउन कराने की क्षमता रखते हैं पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये देते क्या है, ब्रेकडाउन करा करके वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि हीम को ही देख लीजिए, तो हीम भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिनमें एपो एंजाइम के साथ जो कि लगा रहता है और ये मेटल आयन होता है। नेक्स्ट, कोएंजाइम आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, मतलब क्षणिक होता है, थोड़ी ही देर के लिए होता है। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन इनका एसोसिएशन ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में देखा था कि टाइटली बाउंड होगा हमेशा के लिए, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। तो को एंजाइम आकर के केवल जब कैटालिसिस रिएक्शन हो रही होगी तो ही इस तरीके से आकर के जुड़ जाएगा एंजाइम के साथ, हमेशा ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्दर मोर देखें तो को एंजाइम सर्व एज को फैक्टर। बच्चों को एंजाइम कैसे काम कर सकता है बच्चों, को फैक्टर के साथ तरह काम कर सकता है इन द नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर विटामिन। देखिए मैं विटामिन का एग्जांपल ले रहा था कि एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ देखें कोएंजाइम की तो क्या हो सकते हैं, विटामिन हो सकता है। एग्जांपल दिया गया है जैसे कोएंजाइम निकोटोनामाइड, निकोटोनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन द विटामिन नियासिन। यहाँ पे बच्चों ये देखिए कोफैक्टर आपको मिल रहा है नियासिन नाम से, क्लियर। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन। बच्चों यहाँ पे मेटल आयन भी आपको देखने को मिलते हैं फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जब ये यहाँ पर मौजूद होगा प्रोटीन के साथ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा साइड चेन एट द एक्टिव साइड एंड द सेम टाइम फॉर वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा सबस्ट्रेट के साथ भी। इस चीज को मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से ये होगा। मान लीजिए यहाँ आयरन आप लेते हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर तो बनाएगा एक्टिव साइड के साथ ही, और इधर भी बच्चों इस पे यहाँ पे साइड्स मौजूद होंगी, यहाँ से ये बॉन्डिंग करेगा सबस्ट्रेट को, क्लियर। ऐसा होने से होता क्या है कि एंजाइम की एफिशिएंसी बच्चों बढ़ जाती है, एंजाइम काफी तेजी से काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिए गया है जिंक इज अ कोफैक्टर। जिंक बच्चों कोफैक्टर है प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये याद रखिएगा कि जिंक किसका कोफैक्टर होता है, जिंक कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज है यानी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़वाता होगा, देखिए लिखा हुआ प्रोटियोलिटिक एंजाइम यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है व्हेन द कोफैक्टर हम रिमूव कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा एंजाइम है, यहाँ पर इसका प्रोटीन पार्ट है वो एपो एंजाइम है, यहाँ पर इसका कोफैक्टर लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मैं इसका कोफैक्टर अलग ही हटा दूं, चाहे वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो या मेटल आयन ग्रुप हो, आप इसको हटा देते हैं तो क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी रिएक्टिविटी एकदम से लॉस्ट हो जाएगी, ये एंजाइम खराब हो जाएगा। विच टेस्टिफाइड दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द, जिससे हमें पता चलता क्या है कि इनका क्रूशियल रोल है कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम की। तो कोफैक्टर भी बच्चों एंजाइम के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बच्चों डाउन हो जाती है। यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया बच्चों। अब ये समरी दी गई है, इस समरी से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं यहाँ पे अपने लिए, ठीक है। और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है नहीं तो ठीक है। अब हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं बच्चों, तो इसकी कम से कम हम लोग 200 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल के 200 क्वेश्चन का हम लोग सेशन रखेंगे। इस सेशन को चाहे हम लोग लाइव कर लेंगे या ये मैं रिकॉर्ड करूंगा, और आप लोग सभी लोग बच्चों सपोर्ट करिए इस चैनल को
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बच्चों, जो यहाँ पे बटन है आपका उसको प्रेस करिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है बच्चों तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए, जिससे नॉलेज जो है, सही नॉलेज एक डायरेक्शन में सबके पास पहुंचे, और वो भी फ्री है। तो फ्री नॉलेज सबके पास पहुंच रही है। सब लोग अच्छा करिए, नीट में अच्छे मार्क्स लाइए। बस मेरा मेन मोटो यही है कि हर बच्चे के मार्क्स नीट में करीब करीब 360 तो होने ही चाहिए। 90 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं अगर एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ लिया जाए जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी बच्चों। तब तक के लिए आप पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, और कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है लेक्चर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप बताइए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। यदि लेक्चर में कुछ पसंद नहीं आता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये लेक्चर में मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।